बहुत दिनों से नीमा से बात नहीं हो पा रही थी। जब भी फ़ोन मिलाने की सोचती कोई ना कोई काम आ जाता। नीमा मेरी छोटी बहन है और मेरी बहुत प्रिय है। मौसी की चिंता न करो माँ, वे अभी अच्छी भली होगी। तभी उनका फ़ोन नहीं आया। कोई दुखद तकलीफ़ होती तो रोना धोना कर ही लेती। मानव ने हंसकर बात उड़ा दी तो मुझे ज़रा रुककर उसका चेहरा देखना पड़ा। आजकल के बच्चे बड़े समझदार और जागरूक हो गए हैं, यह मैं समझती हूँ और यह सत्य मुझे खुशी भी देता है। हमारा बचपन इतना चुस्त कहा था, जो किसी रिश्तेदार को एक दो मुलाकातों में ही जांच परख जाते। हम तो आसानी से बुद्धू बन जाते हैं और फिर संयुक्त परिवारों में बच्चों का संपर्क ज़्यादातर बच्चों के साथ ही रहता था। बड़े सदस्य आपस में क्या मनमुटाव या क्या मेल मिलाप करके कैसे कैसे गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता था। आजकल 4 सदस्य के परिवार में किसके माथे पर कितने बाल आए और किसने किससे कितनी बार आंखें तरेर कर देखा, बच्चों को सब समझ में आता है। मैंने कल मौसी को मॉल में देखा था। शायद बैंक में जल्दी छुट्टी हो गई होगी। खूब सारी शॉपिंग करके लदी फंदी घूम रही थी। उनकी 2 सहयोगी भी साथ में थी। तुमसे बात हुई क्या? नहीं, मैं तीसरे माले पर था और मौसी दूसरे माले पर। कोई और भी तो हो सकती है। तुमने ऊपर से नीचे कैसे देख लिया? अरे अंधा हो क्या मैं जो ऊपर से नीचे दिखाई ना दे। अच्छी खासी हंसते बतियाते जा रही थी और आप जब भी फ़ोन करती है रोना धोना शुरू कर देती है कि मर गए, बर्बाद हो गए। जो समय सुखी होगा उसे आपसे कभी नहीं बांटती और जब जरा से भी तकलीफ़ होगी तो उसे रो रो कर आपसे कहती है। मौसी जैसे इंसान की क्या चिंता करनी, छोड़ो उनकी चिंता। उनका फ़ोन नहीं आया तो इसका मतलब है कि वे राजी खुशी ही होगी। मैंने अपने बेटे को ज़रा सा झिड़क दिया और फिर बात टाल दी। मगर सच कहूँ तो उसका कहना गलत भी नहीं था। सच ही समझा है उसने अपनी मौसी को। अपनी ज़रा सा भी परेशानी पर हाय तौबा मचाकर रोना धोना उसे खूब सुहाता है। लेकिन बड़ी से बड़ी खुशी पचा जाना उसने पता नहीं कहाँ से सीख लिया। कहती है खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए, नज़र लग जाती है। किसकी नज़र लग जाती है? क्या हमारी? हम जो उसके शुभचिंतक हैं, हम जिन्हें अपनी परेशानी सुना सुना कर वह अपना मन हल्का करती है, क्या हमारी नज़र लगेगी उसे? अंधविश्वासी कही कि अभी पिछले हफ्ते ही तो बता रही थी कि मार्च महीने की वजह से हाथ बड़ा तंग है, कुछ रुपए चाहिए। मेरे पास कुछ जमा राशि है जिसे मैंने किसी आड़े वक्त के लिए सबसे छिपा कर रखा है। उसमें से कुछ रुपए उसे देने का मन बना भी लिया था। मैं जानती हूँ रुपए शायद ही वापस आए, यदि आएंगे भी तो किस्तों में, और वे भी नीमा को जब सुविधा होगी तब। छोटी बहन है मेरी। माता पिता ने मरने से पहले समझाया था कि छोटी बहन को बेटी समझना। मुझसे 10 साल छोटी है, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, फिर भी कभी कभी माँ बनकर उसकी गलती पर पर्दा डाल देती हूँ, जिस पर मेरे पति भी हंस पड़ते हैं और मेरा बेटा भी। तुम बहुत भोली हो शुभा, अपनी बहन से प्यार करो, मगर उसे इतना स्वार्थी मत बनाओ कि उसका ही चरित्र उसके लिए मुश्किल हो जाए। माता पिता को भी अपनी संतान के चरित्र निर्माण में सख्ती से काम लेना पड़ता है। तो क्या वे उसके दुश्मन हो जाते हैं? जो तुम उसकी गलती पर उसे राह नहीं दिखाती। मैं क्या राह दिखाऊं? पढ़ी लिखी है और बैंक में काम करती है। छोटी बच्ची नहीं है वह जो मैं उसे समझाऊं। सबका अपना अपना स्वभाव होता है। सबका अपना अपना स्वभाव होता है तो फिर रहने दो, न उसे उसके स्वभाव के साथ। गलती करती है तो उसे उसकी जिम्मेदारी भी लेने दो। तुम तो उसे शह देती हो, यह मुझे बुरा लगता है। मैं मानती हूँ कि उमेश का खींचना सही है, मगर क्या करूँ, मन का एक कोना बहन के लिए ममत्व से उबर ही नहीं पाता। मैं उसे बच्ची नहीं मानती, फिर भी बच्ची ही समझकर उसकी गलती ढकती रहती हूँ। सोचा था कि 10-20 हज़ार उसे दे दूंगी। कह रही थी कि मार्च महीने में सारी की सारी तनख्वाह इनकम टैक्स में चली गई। घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या वह इस सत्य से अवगत नहीं थी कि मार्च महीने में इनकम टैक्स कटता है?
उसके लिए तैयारी क्या लोग पहले से नहीं करते हैं? पशु पक्षी भी अपनी ज़रूरत के लिए जुगाड़ करते हैं, तो क्या बरसात के मौसम के लिए छाते का इंतज़ाम नीमा के पड़ोसी या मित्र करेंगे? सिर मेरा है तो उसकी सुरक्षा का प्रबंध भी मुझे ही करना चाहिए ना। मैं हैरान हूँ कि उसके पास तो घर के खर्च के लिए भी पैसे नहीं थे। और मानव ने बताया मौसी मॉल में खरीदारी कर रही थी, सामान से लदी फंदी घूम रही थी, तो शॉपिंग के लिए पैसे कहाँ से आए? सच कहते हैं उमेश कि कहीं मैं ही तो उसे नहीं बिगाड़ रही हूँ। उसकी कान मरोड़ कर उसे उसकी गलती का एहसास तो कराना ही चाहिए ना। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके बिना गुजारा नहीं चलता, लेकिन वही हमें तकलीफ भी देते हैं। गले में स्थापित नासूर ऐसा ही तो होता है जिसे काट कर फेंका नहीं जा सकता। उसी के साथ जीने की हमें आदत डालनी पड़ती है। निभाते निभाते बस हम ही है, निभाते चलते जाते हैं और लेने वाले का मुंह सीरसा के मुंह जैसा खुलता ही जाता है। 40 की होने को आई नीमा कब अपनी गलत आदतें छोड़ेगी? शायद कभी नहीं, मगर उसकी वजह से अक्सर मेरी अपनी गृहस्थी में कई बार अव्यवस्था आ जाती है। अक्सर किसी के पैर पसारने की वजह से अगर मेरी भी चादर छोटी पड़ जाए तो कसूर मेरा ही है। मैंने अपनी चादर में उसे पैर पसारने की क्यों दिए? माता पिता ही है जो औलाद के कान मरोड़कर सही रास्ते पर लाने का दुस्साहस कर सकते हैं। वैसे तो एक उम्र के बाद सबकी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है कि चाहे तो पिता का कहा भी न माने तो पिता कुछ नहीं कर सकता, मगर बच्चे के कान तक हाथ ले जाने का अधिकार उसे अवश्य होता है। मैंने शाम को कुछ सोचा और फिर नीमा के घर का रुख कर लिया। फ़ोन करके बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ। मानव कोचिंग क्लास जाता हुआ मुझे स्कूटर पर छोड़ता गया। नीमा तब स्तब्ध रह गई जब उसने अपने फ्लैट का द्वार खोला। दीदी आप? नीमा ने आगे पीछे ऐसे देखा जैसे उम्मीद से भी परे कुछ देख लिया। दीदी आप? आपने फ़ोन भी नहीं किया। बस सोचा तुझे हैरान कर दूँ, अंदर तो आने दो। दरवाजे पर ही खड़ा कर दिया। उसे एक तरफ हटाकर मैं अंदर चली आई। सामने उसका कोई सहयोगी था। मेज पर खाने पीने का सामान सजा था। होटल से मंगाया गया था। जिन डब्बों में आया था उन्हीं में खाया भी जा रहा था। पुरानी आदत है नीमा की, कभी प्लेट में सजाकर सलीके से मेज पर नहीं रखती। समोसे पकोड़े तो लिफाफे में ही पेश कर देती है। पेट में ही जाना है, क्यों बर्तन झूठे किए जाए। मुझे देखकर वह पुरुष सहसा असहज हो गया। सोचता होगा कैसी बदतमीज़ है नीमा की बहन, एकाएक सिर पर चढ़ आई। अपना घर है मेरा, फ़ोन करके आने की क्या तुक थी भला? बस बैठे बैठे मन हुआ तो चली आई। क्यों, तुम कहीं जाने वाली थी क्या? मैंने दोनों का चेहरा पढ़ लिया। मैंने कुछ अनचाहा घट गया है उनके साथ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सोचा देख आऊँ। हाँ, विजय भी हालचाल पूछने ही आए हैं। ये मेरे सहयोगी है। मेरे ही प्रश्न ने नीमा को राह दिखा दी। मैंने तबीयत का पूछा तो उसने झट से हालचाल पूछने के लिए आए सहयोगी की स्थिति साफ कर दी, वरना झट से उसे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। मेरी बहन है नीमा, भला उसी के रंग ढंग में नहीं पहचानूंगी? बचपन से उसकी एक एक हरकत में उसका चेहरा पढ़कर ही भाप जाती हूँ। 10 साल छोटी बहन मेरी बहुत लाडली है। 10 साल तक मेरे माता पिता मात्र एक ही संतान के साथ संतुष्ट थे। मैं ही अकेलेपन की वजह से बीमार रहने लगी थी। मौसी और बुआ की सबकी 2-2 संतानें थीं और मेरे घर में मैं अकेली। बड़ों में बैठती तो वे मुझे उठा देते कि चलो अंदर जाकर खेलो। क्या खेलूँ, किसके साथ खेलूँ? बेजान खिलौने और बेजान किताबें किसी जानदार की दरकार होने लगी थी मुझे। मैं चिड़चिड़ी रहती थी। जिसका इलाज था भाई या बहन। भाई या बहन आने वाला हुआ तो माता पिता ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही होगी। अपना सुख दुख भूलकर मैं नीमा के ही सुख दुख में खो गई। 10 साल की उम्र से ही मुझ पर इतनी जिम्मेदारी आ गई कि अपनी हर इच्छा मुझे व्यर्थ लगने लगी। तुम उसकी माँ नहीं हो शुभा,
जो उसके माता पिता थे वही तुम्हारे भी थे। उमेश अक्सर समझाते थे मुझे। अवचेतन में गहरी बैठा दी गई थी माता पिता द्वारा यह भावना कि नीमा उसी के लिए संसार में लाई गई है। मुझे याद है, अगर हम सब खाना खा रहे होते और नीमा कपड़े गंदे कर देती तो रोटी छोड़कर उसके कपड़े माँ नहीं मैं बदलती थी। जबकि आज सोचती हूँ, क्या वह मेरा काम था? क्या यह माता पिता का फ़र्ज़ नहीं था? क्या बहन लाकर देना मेरे माता पिता का मुझ पर एहसान था? इतना ज़्यादा कर्ज जिसे 40 साल से मैं उतारते उतारते थक गई हूँ, और कर्ज है कि ख़त्म ही नहीं होता है। आओ दीदी बैठो ना, अनमनी सी बोली नीमा। मेरी नज़र सोफ़े पर पड़े लिफाफों पर पड़ी, जहाँ से खरीदे गए थे उन पर उसी मॉल का पता था जिसके बारे में मानव ने मुझे बताया था। कुछ खुले परिधान बिखरे पड़े थे आसपास। शायद नीमा उन्हें पहन कर देख रही थी या फिर दिखा रही थी। छठी इंद्री ने मुझे एक संकेत सा दिया। यह पुरुष नीमा की जिंदगी में क्या स्थान रखता है? क्या इसी को नीमा नए कपड़े पहन पहन कर दिखा रही थी? क्या बुखार था तुम्हें? आजकल मौसम बदल रहा है, वायरल हो गया होगा, कहकर मैंने कपड़ों को धकेल कर एक तरफ किया। उसी पल वह पुरुष उठ बैठा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बैठिए ना आप, अपना खाना पीना तो पूरा कीजिए। बैठो नीमा। मेरा स्वर थोड़ा बदल गया होगा, जिस पर दोनों ने मुझे बड़ी गौर से देखा। उस पुरुष ने कुछ नहीं कहा और फिर चला गया। नीमा भी अनमनी सी लगी मुझे। बीमार थी तो यह फास्ट फूड क्यों खा रही हो तुम? डब्बों में पड़े नूडल्स और मंचूरियन पर मेरी नज़र पड़ी। उन डब्बों में एक ही चम्मच रखा था। जाहिर है दोनों एक ही चम्मच से खा रहे थे। कुछ काम था तुमसे, इसलिए फ़ोन पर बात नहीं की। मुझे कुछ रुपए चाहिए थे मानव की कोचिंग क्लास के लिए। तुम्हारी तरफ से मेरे कुल मिलाकर 40,000 रुपये जमा है। तुम तो जानती हो मार्च का महीना है। नीमा ने मुझे विचित्र सी नज़रों से देखा, जैसे मुझे पहली बार देख रही हो चुकी हो। मैंने कभी रुपए वापस नहीं मांगे थे, इसलिए उसने भी कभी वापस करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं बड़ी गौर से नीमा का चेहरा पढ़ रही थी। मैं उसकी शाम बर्बाद कर चुकी थी और संभवतया नैतिक पतन का सत्य भी मेरी समझ में आ गया था। अफसोस हो रहा है मुझे। एक ही माता पिता की संतान है हम दोनों बहनें, और चरित्र इतना अलग अलग। एक ही घर की हवा और एक ही बर्तन से खाया गया खाना खून में इतना अलग अलग प्रभाव कैसे छोड़ गया? मेरे पास पैसे कहाँ? नीमा ने ज़रा सी ज़बान खोली। क्यों? अकेली जान हो तुम। पति और बेटा अलग शहर में रहते हैं, उस पर तुम एक पैसा भी खर्च नहीं करती। कहाँ जाते हैं सारे पैसे? नीमा अवाक थी। सदा उसी की पक्षधर उसकी बहन आज कैसी ज़बान बोलने लगी? बोलना तो मैं सदा ही चाहती थी, मगर एक आवरण था, जीना सा, खुशफहमी का, कि शायद वक्त रहते नीमा का दिमाग ठीक हो जाए। उसका परिवार और मेरा परिवार तो सदा ही उसके आचरण से नाराज़ था। बस एक मैं ही हूँ उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी, और आज वह सहारा भी मैंने छीन लिया। पाई पाई कर कर जमा किए हैं मैंने पैसे। मानव के दाखिले में कितना खर्च होने वाला है जानती हो ना? मेरी मदद न करो, लेकिन मेरे रुपए लौटा दो, बस उनसे मेरा काम हो जाएगा। कहकर मैं उठ गई। काटो तो खून नहीं रहा नीमा में। मेरा व्यवहार भी कभी ऐसा होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी हसीन होती शाम का अंजाम ऐसा होगा, यह भी उसकी कल्पना से परे था। कुछ उत्तर होता तो देती ना। चुपचाप बैठ गई। उसके लिए मैं एक विशालकाय स्तंभ थी, जिसकी ओट में छिपकर वह अपने पति के सारे आक्षेप झूठला देती थी। देखो ना दीदी, अजय कुछ समझते ही नहीं हैं। अजय निरीह से रह जाते थे। नीमा की उचित अनुचित मांगों पर, नारी सम्मान की रक्षा पर बोलना तो आजकल फैशन बनता जा रहा है। लेकिन सोचती हूँ, जहाँ पुरुष नारी की वजह से पीस रहा है, उस पर कोई कानूनन कोई सभा कब होगी? अपने मोह पर कभी जीत क्यों नहीं पाई मैं? कम से कम गलत को गलत कहना तो मेरा फ़र्ज़ था ना। उससे परहेज क्यों रखा मैंने? अफसोस हो रहा था मुझे। दम घुटने लगा मेरा।
नीमा के घर में। ऐसा लग रहा था कोई नकारात्मक किरण मेरे वजूद को भेद रही है। माता पिता की निशानी अपनी बहन के वजूद से। मुझे ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। सच कहूँ तो ऐसा लगता रहा माता पिताजी के रूप में नीमा ही है मेरी सब कुछ, और शायद यही अनुभूति मेरा सबसे बड़ा दोष रही है। कब तक अपना दोष मैं ना स्वीकारूं। नीमा की भलाई के लिए ही उससे हाथ खींचना चाहे मुझे, तभी वह कुछ सही कर पाएगी। दीदी बैठो ना। नहीं नीमा, मुझे देर हो रही है, बस इतना ही काम था, कहकर नीमा का बड़ा हाथ झटक कर मैं बाहर चली आई। गले तक आवेग था। रिक्शे वाले को मुश्किल से अपना रास्ता समझा पाई। आंसू पोंछकर मैंने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था जो मुझे रोकता। मुझे खुशी भी हुई जो नीमा पीछे नहीं आई। बेटी सोच रही होगी कि यह दीदी ने कैसी मांग कर दी। पहले के दिए न लौटा पाए, न सही कम से कम और तो नहीं मांगेगी ना। एक भारी बोझ जैसे उतर गया कंधों पर से। मन और तन दोनों हल्के हो गए। खुलकर सांस ली मैंने कि शायद अब नीमा का काया पलट हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।